हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आपको जो है ना, आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 है रैपिड रिवीजन्स का, राइट। और उससे पहले का, जैसे ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं बच्चों, फाइनल एग्जाम्स वीवीआई क्वेश्चंस, और जिसको हमने नाम दिया है रैपिड रिवीजन्स। आपको वन शॉट लेक्चर्स मिल रहा है एक चैप्टर का, यानी वन चैप्टर का कंप्लीट पूरा जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे इंपॉर्टेंट, जो आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ना। तो इसके लिए ये आप प्लेलिस्ट देख पा रहे होंगे फाइनल। जैसे आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक, प्लेलिस्ट पे आइए और प्लेलिस्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइनल का है, राइट। तो इसमें आप जैसे बच्चों आपको क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग जो है सभी राइटर्स के आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ एड्स आते हैं तो इनको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन से चैप्टर्स कवर्ड है। अगर आपको लार्ज नंबर में प्रॉब्लम है तो आप लार्ज नंबर के वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद जो द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, इसे आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स हो गया, फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल्स हो गए और परसेंटेज, इवन टोटल जो है ना बच्चों, इसमें हमने चैप्टर जो है 6 चैप्टर तक क्या किए हैं, कवर कर रखे हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर है ज्योमेट्री, राइट। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल कॉन्सेप्ट भी आपको करवाता हूं, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप किसी और राइटर्स के मैथ्स को सॉल्व करना चाहते हैं, राइट, तो आप इस चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आपको अलग अलग राइटर्स के जो है ना मैथ्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, राइट। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अलग अलग राइटर्स का, ये कॉन्सेप्ट्स का प्लेलिस्ट है, ये आपके एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है। तो इस चैनल पे बच्चों जैसे आप लिविंग मैथ्स के आपको फर्स्ट टू फिफ्थ कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। उसके बाद जो है मैथ साइंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आईएमओ का कई सारे लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, है ना। न्यू लर्निंग कंपोजिट्स मैथ्स के हैं, राइट। और जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड भी कई सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, राइट। तो इन चीजों को भी आप देख सकते हो, राइट। अगर आपको ये नीड है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सब प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज जो का सेशन जो है चैप्टर 7 ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। आपको चैप्टर 7 जो है आज हम कवर करने वाले हैं ज्योमेट्री का। तो इससे पहले के चैप्टर सभी मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टू 6 अगर आपको चेक करना है, आपको कॉन्सेप्ट चेक करना है या उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, तो आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, राइट। तो चलिए हम जो कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री, और इसके अंडर से क्वेश्चंस कैसे आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो कंप्लीट लेक्चर देखो, जिससे आपको ज्योमेट्री चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इवन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, फिलॉफ्स इसमें बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, स्टोरी सम्स यानी वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, एंड मैचिंग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आप इन सबको प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ गया ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज वाला। क्या कह रहे देखो, 3 पॉइंट्स नॉट लेइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड, यानी 3 जो पॉइंट्स है जो एक जगह पे लाइन नहीं करते। जैसे मान लो पॉइंट ये हो गया, पॉइंट ये हो गया, पॉइंट ये हो गया, राइट। तो कह रहे हैं 3 पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पे अगर तीनों पॉइंट्स नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर्स। तो देखो बच्चों, कोलिनियर्स क्या होता है कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे होता है ना, तो हम उसे कोलिनियर कहेंगे, और तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होता है ना, तो उसे हम नॉन कोलिनियर लाइन बोलते हैं, राइट। तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है एक लाइन पे नहीं है। अगर तीनों पॉइंट, जैसे मान लो अगर हम पॉइंट ए ले लें, पॉइंट बी ले लें और पॉइंट सी ले लें, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होता है ना, तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होता है
तो उसे हम लोग नॉन कोलिनियर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, दोनों क्लियर हो गए, राइट। चल अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है आपको द पॉइंट लेइंग इनसाइड द एंगल फ्रॉम द, क्या होगा इनसाइड, राइट। तो आपके पास ऑप्शन है इंटीरियर ऑफ द एंगल्स और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से एंगल्स हम ले लेते हैं, इसको ए नेम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल ए बी सी हो गया, या फिर आप एंगल सी बी ए भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल को हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इन मतलब क्या होता है, अंदर, इन मतलब अंदर, और एक्सटीरियर मतलब यानी कह रहे हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखो इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर, और एक्सटीरियर मतलब क्या हो गया, बाहर, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट Q ले लिया, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट X ले लिया, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट क्या ले लिया, मान लो यहाँ पे हमने M ले लिया, और यहाँ पे हमने N ले लिया। तो देखो अंदर के जो हो ना उसको इंटीरियर बोलते हैं, और जो बाहर पॉइंट्स होते हैं ना उनको एक्सटीरियर बोलते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस को अगेन पढ़िए, द पॉइंट ले इनसाइड द एंगल, यानी आपको इनसाइड का पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर आपका क्या बनेगा, इंटीरियर बोलेगा। क्यों, क्योंकि अंदर के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, तो इंटीरियर बोलेंगे, और बाहर के पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। अगर हमें एक्सटीरियर कहता तो हम यहाँ पे इसको टिक लगाते, इंटीरियर, यानी एंगल के अंदर वाले बात को क्या बोलेंगे, इंटीरियर, राइट, इंटीरियर ऑफ द एंगल, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई, इंटीरियर अंदर में और एक्सटीरियर बाहर। बात समझ में आ रहा है ना। तो जितने भी ऑप्शन है सबकी मीनिंग्स भी क्लियर होते जा रहे हैं आपको, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी साथ साथ क्लियर हो जा रहा है। तो तीन एक काम हो रहा है ना, एक साथ आपको तीनों काम हो रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन भी पता चल रहा है ना, उनके आंसर्स भी आपको मिल रहे हैं। और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर्स दे सकते हो, राइट। आपको खुद भी जज कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस का, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, an angle the measures of which is 60 degree is called। अच्छा, कोई एंगल है जिसको हम मेजर करते हैं तो 360 आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल। तो देखो कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री का होता है। कितना हो जाएगा, 360 का एंगल। तो आपका तो आंसर वर्ड में ही निकल गया, कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होता है ना सर्कल का, वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, राइट। और अगर आपको यही पूछ देता ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का क्या होता है, 180 डिग्री का, है ना। और यही आपको क्वाड्रिलेटरल्स का बोलता तो ये भी होता है, क्वाड्रिलेटरल्स का भी होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सर्कल का क्या होता है, 360 डिग्री अगर वन कंप्लीट एंगल लगाते हैं तो, है ना। तो ये बात क्लियर हो गया। चलो तो क्या होगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, 2 or more lines that cross each other's are called। दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है किसी पॉइंट पे, तो हम उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास है, परपेंडिकुलर लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो अगर ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे अगर कोई पॉइंट डालते हैं ना तो हम इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये होता है साइन ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक। और अगर मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन आके एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए, दोनों बात क्लियर हुआ, परपेंडिकुलर्स और इंटरसेक्टिंग दोनों समझ में आया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, 2 और मोर, दो या दो से ज्यादा लाइंस क्रॉस करता है एक दूसरे को, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ये तो क्रॉस नहीं कर रहा है ना, ये तो टच कर रहा है, यानी टेंजेंट है, राइट। लेकिन क्या है, क्वेश्चन में क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस तो इंटरसेक्टिंग लाइन कर रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। अ डैश इज द polygons मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। अच्छा, 3 लाइन के जो सेगमेंट्स है ना उसे क्या कहते हैं? चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हैं। अगर बच्चों 3 लाइंस होता है ना तो हम उसे ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपका 4 लाइन सेगमेंट से जो बना फिगर होता है उसको क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। 5 अगर होता है तो पेंटागन बोलते हैं। ये चीजें आपको याद रख लेना है ना, हायर क्लासेस में भी यूज होंगे इसके। 6 साइड होते हैं तो हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है। और अगर 7 लाइन सेगमेंट होते हैं तो हेप्टा, HEPTA हेप्टागन होता है। 8 साइड होता है तो ऑक्टागन होता है बच्चों, ठीक है। 9 साइड होगा तो नोनागन होगा, ओके। और 10 साइड होगा तो डेकागन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर 3 लाइन सेगमेंट से कोई फिगर आपको दिखाई दे तो आप उसे ट्रायंगल कह देंगे। हाँ, ट्रायंगल के टाइप्स भी हो सकते हैं बच्चों, है ना। टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो गया, स्केलन ट्रायंगल्स हो गए। लेकिन सभी में 3 साइड्स होंगे ही, सभी में 3 साइड्स होंगे ही। ये चीज आप या समझ सकते हो। हाँ, एंगल के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, साइड के अकॉर्डिंग उनके नाम्स बदल जाएंगे, लेकिन सब भी ट्रायंगल्स लगेगा है। जैसे क्वाड्रिलेटरल्स है, राइट, हमने शॉर्ट में क्वाड लिख दिया। क्वाड्रिलेटरल्स है तो क्वाड्रिलेटरल्स में भी अलग स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। जैसे आपको रेक्टेंगल देखने को मिलता है, स्क्वायर देखने को मिलता है, रोम्बस देखने को मिलता है, काइट देखने को मिलता है, पैरेललोग्राम देखने को मिलता है। ये सभी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, राइट। लेकिन सभी में 4 साइड्स होते ही हैं, सभी में 4 साइड्स होते ही हैं, इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, 5 साइड यानी पेंटागन होता है। पेंटागन जिसमें 5 साइड दिख जाए आप उसे पेंटागन बोल देंगे, जिसमें 6 साइड हो जाए उसे आप हेक्सागन बोल देंगे, और जिसमें 7 साइड हो जाता है उसको हेप्टागन बोलते हैं, और जिसमें 8 साइड होता है उसे ऑक्टागन बोलते हैं, और जिसमें 9 साइड होता है उसको नोनागन बोलते हैं, और जिसमें 10 साइड होता है उसे डेकागन बोलते हैं। बात समझ में आया? अब आप इसका आंसर खुद भी दे सकते हो इन ऑप्शन में से, है ना। 3 लाइन सेगमेंट से बने वाले फिगर को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल्स बोलेंगे, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होना चाहिए। पोलोगन जिसमें 3 से ज्यादा साइड्स होता है उसको हम लोग पोलोगन बोलते हैं। तो ये तीनों बात भी आपको क्लियर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देख। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं बैकवर्ड जा रहा हूं, मुझे फॉरवर्ड जाना चाहिए था ना। चल अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है। हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। अच्छा, एक सर्कल है, उसको जब हम हाफ करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया सर्कल, ये इसका सेंटर होता है, ये इसका रेडियस होता है। सेंटर को हम लोग ऐसे O और R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम सर्कल को हाफ कर दें तो क्या होगा? हाफ ऑफ सर्कल दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो ये हो गया सर्कल का आधा, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्लियर हो गया। अच्छा, तो आपके आंसर क्या बन गए? सेमी सर्कल, यानी सर्कल का हाफ दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो अब क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी मैंने आपको समझाया था कि जिसमें 3 साइड होता है ना उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन ट्रायंगल्स को आप ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। ट्रायंगल्स को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। एक जो है एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और दूसरा हम साइड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं डिफाइन, ठीक है। एक एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं और एक साइड के अकॉर्डिंग भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर तीनों साइड इक्वल होता है ना तो हम उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल होता है तो हम उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 2 साइड इक्वल होता है तो आइसोसेलेस
ट्रायंगल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक भी साइड नहीं होता है तो उसके स्केलन, SCAL स्केलन और ट्रायंगल्स बोलते हैं। समझ में आया? अगर तीनों साइड्स होंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलेंगे, और जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, और जिनके तीनों साइड इक्वल्स नहीं होते हैं उसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखो अगर एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हो तो एक क्या होगा, अगर एक एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको याद, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स अगर मैं बात करूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल्स है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। एक क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। अब आप इनको भी थोड़ा सा समझिए। देखिए एक्यूट एंगल्स क्या हो गए, एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, हम उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल्स क्या होता है, एक राइट एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होता है, ये अगर आपको डिटेल समझना है तो कॉन्सेप्ट लेक्चर को भी देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता भी देता हूं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई? ये तीनों पार्ट समझ में आया, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक मिनट, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल का सम बताइए। तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है। और अब बच्चों ये आपको याद होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो होता है ना, ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है ना। ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का। तो ये आपको याद रखना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, राइट। क्या होता है, वैसे भी एंगल का जो सम 180 डिग्री होता है ना। तो आप इसको 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आप डिग्री का साइन लिख देना, ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाए। तो सिंपल से आप ये सिंपल लिख सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। क्या होगा, 180 डिग्री। ये आपको डिटेल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। अगर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बदल देता है तो ऊपर भी आप कर लोगे, है ना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, कह रहा है यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट, और आपको 90 डिग्री। तो ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, प्रोट्रैक्टर दिख रहा है। तो इस प्रोट्रैक्टर से क्या करना है, आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल तैयार करना है, ठीक है। तो कैसे तैयार करोगे, मैं आपको रफली आपको बना रहा हूं, आप इसे अच्छे से प्रोट्रैक्टर से पेंसिल से आप अच्छे से बना लेना, है ना। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। देखो सबसे पहले आपको 60 डिग्री बनाना है, तो आप सबसे पहले आप एक लाइन खींच लोगे, ठीक है, खींच लिए। अब फिर जब आप लाइन खींचेंगे ना तो यहां से आपको देखो, ये देखो लाइन खींच लिए। अब यहां से देखो आपको 60 डिग्री देना, तो आप इसमें ना दोनों तरीके से बना सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, आप इधर से भी काउंट कर सकते हो, राइट। तो इधर से काउंट करोगे तो ऊपर वाले लोग, देखो यहां से आते आते आपको 60 डिग्री पे आना है, ये देखो ये आ गए, तो आप इस हिसाब से भी ले सकते हो, राइट। तो आप हमने ऐसे लिया और नॉर्मली हम ऐसे बना दिए, ठीक है ना। तो ये जो आपके हो गए, ये कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के हो गए। आपको 90 डिग्री बनाना है तो आपको यहां से यहां तक आ जाना, यानी आपको ये हो गया 60 डिग्री का, ऐसे आप लाइन खींचो और यहां से आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको 90 डिग्री कर सकते हो। यहाँ पे ओ ए बी आप कोई भी नाम दे दो, ओ ए बी आप नाम दे दो, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। यानी एंगल ए ओ बी कितना हो गया आपका 60 डिग्री, और इसका देखिए एंगल ए ओ बी ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो इस हिसाब से आप इसको रिटर्न कर सकते हो, प्रोट्रैक्टर के हेल्प से आप बना सकते हो, है ना। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया, आप इसे बना लेना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द गिवन।
अच्छा, रेडियस हमें दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, डायमीटर पूछा जा रहा है। तो मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊं। देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल का और ये क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। अच्छा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस जो होता है ना, इसके डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। और अगर ये ज्वाइंट हो जाता है ना, तो ये भी एक रेडियस हो गया। और ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड बन जाता है, ये क्या बनता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर्स बोलते हैं। तो इसको हम नाम ने ए दे दिया और इसको हमने नाम बी दिया। तो डायमीटर्स हमारा क्या हो गया, ए बी जो है इसको हम लोग DIAMETER डायमीटर बोलते हैं। तो देखो ए बी के अगर आप डिस्टेंस निकालते हो तो क्या हो जाएगा, OB प्लस क्या हो जाएगा, OA, यानी R प्लस R। तो ये क्या बन गया, 2R। और AB को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2R। आपको एक फॉर्मूला आ गया। तो अब देखो, अगर आपके पास R हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायमीटर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया। तो डायमीटर इक्वल्स टू आप ये, और रेडियस इक्वल्स टू आप ये याद कर सकते हो, डायमीटर बटे 2। अगर आपको डायमीटर निकालना है तो 2 इंटू रेडियस कर दोगे, आपका डायमीटर आ जाएगा। और अगर आपको रेडियस चाहिए तो डायमीटर का हाफ कर दो, तो रेडियस आपको पता चल जाएगा। तो बात क्लियर हुई, समझ आ गया आपको। ओके, अब आइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में देखो, आपको रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर और कह रहा है निकालने के लिए डायमीटर। तो अभी हमने बताया डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो 2, रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 2 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर आपका ए का आ गया आंसर। अच्छा, अब बी में देखो, रेडियस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो डायमीटर्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस है 50, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका 100 सेंटीमीटर आ गया। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। साथ साथ बच्चों, आप इस कॉन्सेप्ट को लिखते चलो। अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर देख रखा है या इसका प्लेलिस्ट आपने चेक किया है, तब तो कॉन्सेप्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लिखो और खुद भी प्रैक्टिस करो, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, या इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। और नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। साथ साथ मैं सॉल्व भी करवा रहा हूं आप लोगों को, राइट। सो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखो 10 में कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग्स, राइट। अभी जो मैंने आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताया ना, उन्हीं के बेस पे आपको ये मैचिंग दिया जा रहा है। देखो, कह रहा है मैच द फॉलोइंग एन एंगल लेस देन 90। तो 90 डिग्री से लेस देन वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। मोर देन एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री का इक्वल्स होता है तो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल बोलते हैं। और इक्वल टू 230 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। और 360 डिग्री को क्या होता है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब चलिए मैच करते हैं। लेस देन 90 डिग्री को क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल। मोर देन को क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस एंगल्स, ठीक है। अब कह रहा है 180 डिग्री एंगल को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या बोलोगे, राइट एंगल्स बोलोगे। 230 डिग्री को क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एंगल। देखो, रिफ्लेक्शन एंगल्स क्या होता है बच्चों, जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स बोल देते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना, ठीक है। एन एंगल इक्वल टू 360, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल्स हो जाएगा। क्या होगा, कंप्लीट एंगल होगा। बात समझ में आया, सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 11th में, क्लासिफाई द लाइंस गिवन एज अ पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर। देखो, पैरेलल लाइन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी। रेल की जो पटरी होता है ना बच्चों, आप देखना वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करता होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल, राइट। तो आपको वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है आपको, ये देखो, ये क्या है आपका पैरेलल, PARALLEL, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर, ये तो क्लासिफाई करना है। और ये क्या बन रहा है आपका, इंटरसेक्टिंग बन रहा है। ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग, INTERSECTING, राइट।
ये क्या बन गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। यही आपको क्लासिफाई करना था कि कौन इसमें से पैरेलल है, कौन इसमें से इंटरसेक्टिंग है और कौन इसमें से क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। तो तीनों क्लियर हो गया, तीनों आपने क्लासिफाई कर लिए, दैट्स गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है डिफाइन द टर्म्स। अभी जो है आपको डिफाइन द टर्म, दैट मींस डेफिनेशंस आपसे पूछा जा रहा है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर्स क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो अगर मैं ये पॉइंट खींच रहा हूं, ये देखो ये जो है मैं एक पॉइंट खींच रहा हूं यहां पे, तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ना बच्चों, ये याद रखना 2 पाई r होता है। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा ना वो 2 पाई r होता है। डायमीटर्स क्या होता है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 into r होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि रेडियस को अगर ट्वाइस कर दोगे तो वो हमारा डायमीटर होता है। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ। जैसे ये सर्कल है तो इसका अगर मैं आधा निकाल दूं दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सर्कल के हाफ दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल होता है। तो ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको समझाया। ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, अगर आप इसका पेरीमीटर निकाल देंगे ना तो वो सरकमफ्रेंस होता है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको समझाते हैं। ये मैंने डेफिनेशन अलग का लिख रखा है, आप ऐसे लिख सकते हो। सरकमफ्रेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का अगर आप पेरीमीटर निकाल देते जैसे मैंने अभी बताया, सी इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई c फॉर सरकमफ्रेंस। ओके, तो ये आप लिख सकते हो। डायमीटर में आप क्या कह सकते हो, a diameter is a straight line। डायमीटर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये डायमीटर जो है ना ये स्ट्रेट लाइन होता है that pass through the center of and divided into circle of 2 section। तो देखो सर्कल को 2 सेक्शन में बांट रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं या फिर आप इसको सेमी सर्कल भी कह सकते हो। जैसे अभी हमने इसमें समझाया ना आपको कि डायमीटर क्या होता है, सर्कल को 2 पार्ट्स में बांट देता है। ठीक है, सेमी सर्कल्स में देखो क्या है, a semi circle is one dimensions locus of a point that form half of a circle, right? It is circular arc that measure 180 degree और सेमी सर्कल 180 डिग्री का उसका सर्कुलर होता है। तो ये आप डेफिनेशंस लिख सकते हो इन तीनों पार्ट्स का। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल्स। डायमीटर्स हमको दिया हुआ है, रेडियस भी हमको दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है हमसे, सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों सरकमफ्रेंस के लिए मैंने अभी फॉर्मूला आपको क्या बताया था 2 पाई r। एक तो फॉर्मूला आप ये याद कर सकते हैं और मैं थोड़ा इसको अगर अरेंज कर दूं कुछ ऐसे लिख दो पाई इंटू 2r, तो एक फॉर्मूला और हो जाएगा पाई इंटू डी भी लर्न कर सकते हो। तो सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डी बोल दो या सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r बोल दो, है ना। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, अच्छा क्या लगना इसमें, है ना, जो आपको आसानी से याद हो जाए आप वो याद कर सकते हो और उनके बेसिस पे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि दोनों पे भी आपको क्वेश्चन देगा है। देखो डायमीटर भी पूछ दिया है और रेडियस भी पूछ दिया है, इसीलिए मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए, आप दोनों यूज कर सकते हो, राइट। चलो तो पहला पार्ट में देखो ए में डायमीटर दे रखा है, तो पाई आप चाहो तो पाई की वैल्यू लिख सकते हो 22/7 होता है, ठीक है। और डी की वैल्यू कितना है 4, तो आप इसको 88/7 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ये बच्चों याद कर लेना, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ए पार्ट हो गया। अच्छा बी पार्ट में देखो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r है, तो 2 पाई के जगह पे क्या लिखोगे 22/7 और r की जगह पे 1.4, तो पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा और इससे इसको डिवाइड कर दो तो 7 2 जा 14, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये कैंसिल्स। अब देखो कितना हो जाएगा 44 अपॉन में क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको इम्प्रॉपर में है प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज आप इतना भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह नहीं रहा है कि आप इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखिए या छोटा फॉर्म में लिखिए, तो आप यहां तक भी निकाल के छोड़ सकते हो। क्लियर हुआ, दोनों फॉर्मूले याद हो गए, लिख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट्स AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स एट ड्रॉ एन एंगल्स 150 डिग्री। देखो आपको कह रहा है कि आप पहले एक लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कीजिए 6 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। तो आप एक रूलर लेंगे और उससे मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर। मैं एक अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं A और ये B, जिसका लेंथ हमने क्या ले लिया 6 सेंटीमीटर। मैं एक रफली एस्टिमेट कर रहा हूं, आप अच्छे से रूलर से राइट आप उससे मेजर करके लेना है ना, और फिर आप 6 सेंटीमीटर करना। फिर आपको एक एंगल बनाना है, एंगल CAB 150 डिग्री। फिर आप यहां से एक एंगल बना सकते हो राइट, इसको AB और मैं यहां पे C नेम दे दूं, और ये एंगल क्या हो जाएगा 150 डिग्री का। तो ये तो बच्चों 150 लग नहीं रहा, क्यों? ये तो वैसे ही नहीं बन रहा 150। मैं आपको एक इसको इरेज करके दिखाता हूं, है ना, प्रॉपर। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया तो उतना तक तो दे ही दूं जिससे कि आप अच्छे से जो है सॉल्व कर पाओगे। एक मिनट, ठीक है। देखो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट्स ले लिया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये हमने A दे दिया नाम और इसको हमने B नाम दे दिया। हमें एंगल क्या लेना है CAB 150 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री से तो बड़ा है ना, 180 डिग्री से छोटा है, तो ये जो एंगल्स बनेगा ना बच्चों कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका जो एंगल बनेगा कुछ इस हिसाब से बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो आप इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो C। ये क्या हो गया 150 डिग्री का, कुछ इस हिसाब से बनेगा। मैंने एक रफली लिया, आप अच्छे से बना लेना। फिर एंगल लेना CAB, क्या होगा 150 डिग्री का आ जाएगा राइट। तो आप इस हिसाब से अच्छे से आप बना लेना, ठीक है। मैंने एक एस्टिमेट करके आपको दिखाया, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका ज्योमेट्री है इसका लेक्चर्स कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इनके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपके क्लियर होंगे, इनके सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स के सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप्स है आप उनको भी देख करके और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।